हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आज थाई बीएल सीरीज व्हेन लाइट फेड्स का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अगला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। सारे स्टूडेंट आपस में पानी में खेल रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। तभी सारे लड़के मिलकर एक दोस्त का अंडरवेयर पानी में ही हटा देते हैं और उसे उसका अंडरवेयर लौटाते नहीं हैं और एक दूसरे की तरफ थ्रो करके फेंक कर खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर योए आ जाता है और कहता है ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है और अगर अलार्म बज गया तो तुम्हें वहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। कहते हुए योए राविन की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें मैं स्पेशली वार्निंग दे रहा हूँ। योए के जाने के बाद अगले सीन में हम मादा को देखते हैं, जिसके ऊपर कैमरेड रूम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके बोलती है जाकर शावर ले लो। उसके जाने के बाद मादा सोचती है कि कितनी रूड थी और कहती है कि मैं आ रही हूँ। तभी हम वहाँ पर लीडर की बेटी को देखते हैं और वो आकर उसे कहती है कि यहाँ पर सब बराबर हैं। तभी मादा उसे पूछती है कि क्या यहाँ पर सैनिटरी पैड मिलेगी। बच्ची को सैनिटरी पैड का मतलब समझ नहीं आता और वो पूछती है ये क्या होता है। तभी मादा कहती है कोई बात नहीं, वो कैमरेड रूंग से पूछ लेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो बन रहा होता है उसे देखकर सब यही सोचते हैं क्या ये खाने लायक है, लेकिन जैसे तैसे उन्हें वो खाना लेकर खाना पड़ता है। तभी वहाँ पर बाकी उस बेस के लोग आपस में राविन के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि हमें उससे दूर रहना चाहिए। सब कहते हैं कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राविन अपने बारे में ये सुनकर सबसे दूर होकर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र मादा पर जाती है। वो मादा के पास जाकर पूछता है कि तुम लेट कैसे हो गई। तब मादा उसे बताती है कि उसके पेट में दर्द था। तभी राविन उसे कहता है कि खाना खा लो, अब खाने लायक है या नहीं ये वह नहीं जानता। तभी उनके कानों में वापस से बात पड़ती है जिंदा रहना है तो खाओ। उनकी बातें सुनकर राविन से मुस्कुराते हुए कहती है इन सब से तुम ही डील करो। तभी हम देखते हैं कि कैमरेड योए का सारा ध्यान राविन और उसकी बातों पर ही था और वो बस अपना खाना एंजॉय करता हुआ राविन पर नज़र रख रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे दोस्त खाना खाने के बाद लीडर प्लोइंग के भाषण में शामिल हो जाते हैं, जहां वो कहता है कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि करप्शन, इनइक्वालिटी और भ्रष्टाचार से है। गरीबी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे और अपने देश को बेहतर बनाएंगे। ये सब बातें हो ही रहती है। तभी वो लीडर वापस से कहता है कि जितना जल्दी हो सके हमें हमारे बेस को और ज़्यादा मजबूत करना होगा ताकि हम मेन फोर्स में शामिल हो सके। मेल कैमरेड योए से मदद लेंगे और फीमेल कैमरेड ज़रूरत पड़ने पर कैमरेड रूम के पास जाएंगी और जो जिससे प्यार करता है अगर किसी के बीच ऐसा रिश्ता है तो अपने रिस्पॉन्सिबल कैमरेड को इस बारे में सूचना देनी होगी। तभी सिला खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं और मादा डेटिंग कर रहे हैं। तभी वो लड़का जिसका नाम कैमरेड योगवार है वो बोलता है डेटिंग क्या होती है। तभी सिला उसे समझाता हुआ बोलता है जब दो इंसान आपस में प्यार करते हैं तो उसे डेटिंग करना कहते हैं। सिला की बात सुनकर कैमरेड प्लोइंग मतलब उनका लीडर कहता है कि हमें पता होगा तो इशू सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तभी राविन कुछ बोलता है लेकिन कैमरेड फाह उसे डांटता हुआ बोलता है कि जब मालिक बोल रहे हो तो कोई उन्हें बीच में टोकता नहीं है। तभी राविन कहता है मैंने अपना हाथ पहले उठाया था। ये कैमरेड प्लोइंग कहते हैं तो सब 3 डेज़ पॉलिसी के बारे में जान लो। उम्मीद है सबको पता होगा कि अगर कोई भी इशू हुआ तो उसे सॉल्व कराने के लिए सिर्फ 3 दिन तुम्हारे पास होंगे। उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। भी लीडर अपनी बात ख़त्म करते हुए कहता है कि सबकी जिम्मेदारी अपने मिशन को पूरा करना है, वो भी पूरे मन के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि जब तक कैमरेड प्लोइंग बोले जा रहा था तब तक कैमरेड योए की नज़र सिर्फ राविन पर थी। राविन उसे पीछे मुड़कर देखता है तो कैमरेड योए उसे नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ सिगरेट पीने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि राविन, सिला और मादा आपस में चलते हुए बात कर रहे थे और बेस के स्ट्रिक्ट रूल के खिलाफ अपनी नाराज़गी जता रहे थे।
तभी उनमें से सिला कहता है कि हमें कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहना है, हम सब अपना मिशन पूरा करेंगे और अपने अपने घर लौट जाएंगे। तभी राविन कहता है, और वो जो हमारे लव अफेयर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, ये सब बताना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। लेकिन जब सिला और माधव उसके बारे में सुनते हैं तो उसे टीज करते हुए कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो, क्या कैमरेड शेंग के दिल में कोई है, कहते हुए उसे लगातार टीज करने लग जाते हैं। लेकिन राविन उन्हें मना करता हुआ बोलता है, अभी नहीं, लेकिन जब होगा तो वो उन दोनों को ज़रूर बताएगा, तब तक मैं अपने गोल पर फोकस करना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि तीनों दोस्त आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं और वादा करते हैं कि तीनों मिलकर इस देश को बेहतर बनाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सबके जाने के बाद कैमरेड योए, कैमरेड फा और रूंग के साथ मिलकर बातें कर रहा होता है, जहां वो कैमरेड फा सिर्फ राविन की बुराई करता रहता है और कहता है कि वो ना तो कोई नियम जानता है, ना ही वो किसी के बारे में कुछ सोचता है। तभी योए उसका पक्ष लेते हुए कहता है कि अभी वो नया है और तुम उसे इतना जल्दी जज मत करो, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा बुरा है। तभी फा कहता है कि तुम उसका साइड क्यों ले रहे हो, वो एक स्टूडेंट है और तुम उसका साइड ऐसे ले रहे हो जैसे वो तुम्हारे लिए बहुत खास हो। उसकी बातें सुनकर योए उसे कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं योए अपने कमरे में बैठकर सिर्फ कुछ पुरानी यादों में खोया हुआ था। वो एक बुक खोलते हुए उसमें से एक फ़ोटो निकालता है और जैसे वो अपने अतीत की बातों को याद करने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे दोस्तों के सोने के बाद राविन को रात को बुरे सपने आ रहे होते हैं, जैसे एक आदमी का पीछा कुछ लोग कर रहे हो और उसके साथ मारपीट करके उसे घायल कर दिया हो, उसे चाकू मार दिए गए हों। और ऐसा सीन देखकर राविन ज़ोर से चिल्लाता है, डैड, जिससे कि हमें पता चलता है कि शायद वो अपने डैड को याद कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि अगली सुबह सब उठ जाते हैं, लेकिन राविन अभी तक नहीं उठता। उसके दोस्त बारी बारी उसे उठाते हैं और कोर्ट यार्ड की तरफ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो यही कहता है कि वो आ जाएगा, लेकिन वापस से सो जाता है। सभी दोस्त बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें बाहर योए दिखाई देता है। योए अंदर जाता है और राविन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन राविन बहुत गहरी नींद में होता है। आगे हम देखते हैं कि योए राविन को उठाने आता है और बार बार उसका कंबल खींचता है, लेकिन राविन वापस से कंबल इतनी ज़ोर से खींचता है कि योए कंबल सहित उसके ऊपर ही गिर जाता है। यहाँ माहौल थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ लगातार देखते ही रहते हैं। तभी राविन योए को उसके सीने पर धक्का मारते हुए अपने से दूर करता है और उठकर खड़े हो जाता है। तभी योए अपने आप को संभालता हुआ बोलता है कि ज़िद्दी और आलसी बनना बंद करो, बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए तुम्हें बाहर चलना होगा। कहते हुए योए चला जाता है। तभी राविन अपने आप में कहता है, जिस दिन दुनिया का अंत होगा उस दिन भी मैं देरी से ही जाग कर उठूँगा। तभी योए बाहर से आवाज़ निकालता हुआ कहता है, मैं सब सुन रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि राविन और योए यहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर सब लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उनकी एक्सरसाइज में राविन को भी शामिल होना पड़ता है, लेकिन वो एकदम आलसी लोगों की तरह एक्सरसाइज करता है, जहां वो किसी भी एक्सरसाइज को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक एक्सरसाइज ऐसी होती है जहां पर उन्हें पेयर बनाकर एक्सरसाइज करनी होती है और जहां दूसरे को पहले वाले को अपने कंधे पर उठाना होता है, लेकिन सबके पेयर बन जाते हैं, लेकिन राविन और योए का पेयर नहीं बनता। तभी एक्सरसाइज कराने वाला कैमरेड बोलता है कि तुम दोनों आपस में पेयर बना लो। उस एक्सरसाइज की करने की बारी आती है, तब योए राविन को अपने ऊपर उठा लेता है और जैसे ही वो उसका हाथ बैंड करने की कोशिश करता है, ज़ोर ज़ोर से राविन चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैमरेड प्लॉइंग उन सब के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और बोलता है कि ये जो नए बच्चे हैं ये बहुत अच्छी टीम बनेंगे, हमें इनको अच्छे से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इनके पास नॉलेज है, एबिलिटी है, बस हमें इन्हें और निखारने की ज़रूरत है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि सिला के पास एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट के वक्त लीडर भी बना था। कैमरेड प्लॉइंग कहता है कि उसे पॉलिटिकल यूनिट में भेजेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है। तभी
आगे जाकर वो गांव वालों की मदद कर सकेगा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। आगे मादा के बारे में बात होती है। मादा के बारे में इंफॉर्मेशन देती हुई कैमरेड रूम कहती है कि उसे मेडिकल की बहुत अच्छी नॉलेज है और वो हमारे बेस के बहुत अच्छा काम आ सकती है। वो बहुत शांत बर्ताव की है। उसके बाद सभी के बीच राविन का जिक्र होता है और उसका नाम आते ही कैमरेड फा बोलता है उसे कोई काम नहीं आता, वो सिर्फ कानून तोड़ता है और दूसरों के लिए मुसीबतें बढ़ाता है। तभी उसकी तारीफ करते हुए योए कहता है कि उसे गन शूट बहुत अच्छा आता है। मैंने उसका टैलेंट देखा है, वो बहुत अच्छा शूटर है। लेकिन उसकी बातें फा को पसंद नहीं आती और कहता है कि वो ज़िद्दी है और वो दूसरे के लिए मुसीबतें खड़े करता है। तभी वापस से योए कहता है लेकिन उसका अपना आइडियोलॉजी हो सकता है और उसका अपना पर्सपेक्टिव है, उसके अपने सोचने के तरीके हैं। तभी फा वापस से कहता है वो सभी कानूनों को तोड़ता है, किसी की बात नहीं मानता है। तभी योए कहता है रिलैक्स हो जाओ, तुम अगर उसे आजमाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। कहते हुए योए सभी लोगों को लेकर वहीं पर आ जाता है जहां पर राविन बाकी दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और जब सब उसका गन शॉट देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो वाकई में काफ़ी अच्छा शूटर होता है। उसका एक भी निशाना नहीं चूक रहा होता, जिसे देखकर कैमरेड प्लॉइंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है एक दिन भविष्य में ये बेस का लीडर बन सकता है। उसकी बातें फा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे वो अंदर ही अंदर उससे जलन पाल रहा हो। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर अपने स्टाफ से कह रहा होता है कि छात्रों पर की गई उस कार्यवाही को लगभग 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन घरेलू कम्युनिस्ट ताकतें और मजबूत होती जा रही हैं। खासकर वे छात्र जो जंगल की तरफ भाग गए थे, वे उनके प्रमुख सहयोगी बन गए हैं। वे जंगलों से शहर को घेरने की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, देश में अपने ठिकाने बना रहे हैं और ग्रामीणों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। हम इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकते। हमारा मिशन जितना जल्दी हो सके इनका सफाया करना है। इससे अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर डैन से बात करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें उन बच्चों को ढूंढने का काम दिया था। तभी ऑफिसर डैन जवाब देते हुए कहता है कि जिन छात्रों को मुझे ढूंढना था उनकी जिम्मेदारी मैंने ले ली है। मेरी टीम उसके बारे में काम कर रही है। वो सभी छात्र उत्तरी क्षेत्र में हैं। तभी पुलिस ऑफिसर पूछता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तभी ऑफिसर डैन जवाब देते हुए कहता है कि मैं उन सब बच्चों को ढूंढ लूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेस के सभी लोग राविन की निशानेबाजी का मजा ले रहे होते हैं। वो एकदम सटीक निशाना साधता है। उसका ये निशाना देखकर कैमरेड योए को और कैमरेड प्लॉट को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फा का चेहरा मुरझाया हुआ होता है। राविन सिला से कहता है कि ये उसके पास टैलेंट है। सब लोग मस्ती मजाक कर ही रहे होते हैं। तभी राविन योए की तरफ भी उसे टीज करता हुआ देखता है, जहां योए की आंखों में राविन के लिए प्राउड नजर आता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीडर के पास एक इंसान मैसेज लेकर आता है और उस मैसेज को पढ़कर एक पल के लिए लीडर शांत हो जाता है और कहता है कि मेन बेस में अब और नए लोगों की ज़रूरत है। अब हमें जल्दी से जल्दी मजबूत ट्रेनिंग करती होगी ताकि हम मेन बेस में न्यू कैमरेड भेज सकें। हमें मास लेवल पर रिक्रूटमेंट भर्ती करने की ज़रूरत है। लीडर यगुआर को ऑर्डर देता हुआ कहता है कि गांव से जितना जल्दी हो सके नए लोग लेकर आओ, और साथ ही वो योए को ऑर्डर देता हुआ कहता है कि राविन की ट्रेनिंग जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी करवाओ, हमें इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अभी फा वापस से चिढ़ता हुआ इस पे ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन तभी लीडर उसे टोकता हुआ बोलता है कि हमें उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करना है। हमें पूरा यकीन है कि वो मेन बेस में जाकर कैपेबल इंसान साबित होगा। साथ ही लीडर प्लॉइंग रूम को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके मादा की ट्रेनिंग पूरी करवाओ, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र आती है। इस बात पर भी फा बार बार अपनी टांग अड़ाता है, तो प्लॉइंग उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारी मानसिकता के साथ हम कभी आगे तक नहीं जा पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि राविन की माँ स्कूल से क्लास लेकर बाहर निकल रही होती है। तभी उनका सामना ऑफिसर डैन से हो जाता है। ऑफिसर डैन पहले तो राविन की माँ को ग्रीट करता है और कहता है कि वो उसे पिक करने आया है और साथ ही वो उसे कुछ बताना भी चाहता है। तभी उनके कानों में कुछ और पेरेंट्स की बातें जाती हैं जो कम्युनिस्ट लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर मॉम कहती है कि तुम्हें
उन कम्युनिस्ट लोगों से सावधान रहना चाहिए। उन्हें नहीं लगता है कि जो बच्चे जंगल की तरफ भागे हैं वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। मैं विन से बहुत ज़्यादा असहमत हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि रॉबिन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा दूसरा लोग कहते हैं। तभी ऑफिसर डैन कहते हैं कि मैंने सुना है रॉबिन उत्तरी क्षेत्र की तरफ है। मैंने अपनी पोस्टिंग वहीं पर ले ली है और मैं वहीं पर जा रहा हूँ। अगर मैं रॉबिन को वहाँ पर देखूंगा तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। बदले में मॉम डैन को शुक्रिया कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबिन की और उसके दोस्तों की ट्रेनिंग हो रही होती है। वहीं पर कमांडो उन्हें बता रहा होता है, जिस पल दुश्मन को हमारे ठिकाने का पता चलेगा हम शिकारियों से खुद शिकार बन जाएंगे। अगली बार अगर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी हलचल सुनाई दी तो मैं सीधा निशाना लगा दूंगा। जो भी कैमरेड उस बड़े पेड़ के पास सबसे पहले सेफ रहते हुए पहुंचेगा उसे एक रिवार्ड मिलेगा। रॉबिन बहादुरी से अपना टास्क पूरा करके उस बड़े पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी उसे पीछे से आता हुआ योए डरा देता है, जिसे देखकर रॉबिन कहता है, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है और मेरा रिवॉर्ड कहाँ पर है? मैं यहाँ सबसे पहले पहुँचा हूँ। रॉबिन की इतनी सारी बातें सुनकर योए पहले तो उसके होठों पर अपना हाथ रखता है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक केला निकाल कर दे देता है। रॉबिन जब केला देखता है तो हैरानी से पूछता है, क्या ये मेरा रिवॉर्ड है? तभी योए कहता है, हाँ। योए का जवाब सुनकर रॉबिन कहता है, मैंने इतने मीलों का रास्ता सिर्फ एक केले के लिए तय किया। तभी योए कहता है, इसे खाओ, ये तुम्हें भागने के लिए स्ट्रेंथ देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कैमरेड आते हुए कहता है उसने यहाँ जंगलों में थाई सोल्जर की पेट्रोलिंग होते हुए देखा है। उसकी बात सुनकर योए कहता है, तुम सब वापस बेस की तरफ जाओ, मैं आता हूँ। लेकिन योए का पीछा करते हुए रॉबिन उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रॉबिन को अपना पीछा करते हुए देख योए कहता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? बेस की तरफ लौट जाओ। लेकिन रॉबिन उसके पीछे पीछे ही जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि उसने झूठ बोला था, कोई थाई सोल्जर नहीं थे। वो बेस्ट स्टूडेंट का टेस्ट लेना चाहते थे कि कहीं वो एक ऐसी सिचुएशन में पैनिक होकर भाग ना जाए। तभी एक कैमरेड बोलता है, कैमरेड शेंग कहाँ पर है? वो शेंग मतलब रॉबिन के बारे में सुनकर योए परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि योए का ऑर्डर मानकर रॉबिन लौट गया होगा। तभी हम देखते हैं कि रॉबिन जो योए के पीछे पीछे गया था वो वापस लौटकर नहीं आता, क्योंकि वो रास्ता भूल चुका होता है। जंगल के बीचों बीच फंसा रॉबिन बार बार योए को आवाज़ देता रहता है। तभी उसे बॉम्ब की आवाज़ आती है और वो पैनिक होने लग जाता है। उसे वापस से उस दिन का सीन याद आता है जब यूनिवर्सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उसकी आंखों के आगे उसका दोस्त मर गया था। वो सीन बार बार याद आते ही रॉबिन डरने लग जाता है और अपने कानों पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी पीछे से योए उसका नाम चिल्लाते हुए आता है और रॉबिन को ढूंढने लग जाता है। तभी उसे रॉबिन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ रोता दिखाई देता है। योए रॉबिन के पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। रॉबिन जल्दी से खड़ा होता है और डरते हुए योए को अपने गले से लगा लेता है। योए भी रॉबिन को संभालता है और उसे शांत रखने की कोशिश करता है, जहां योए समझ जाता है कि रॉबिन किसी बात को लेकर डर गया था। योए रॉबिन को संभालते हुए अपने तौलिए से उसके आंसू साफ करने लगता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। रॉबिन चलने की हालत में नहीं था, इसलिए योए उसे अपने पीठ का सहारा देकर चलने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ऑफिसर डैन गांव में पहुंच चुके होते हैं और वो गांव के लोगों के साथ अपना रास्ता तय करके जा रहे होते हैं। तभी उनके पीछे एक लेडीज़ चल रही होती है जो चलती चलती गिर जाती है। ऑफिसर डैन उस लेडीज़ की मदद करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जगुआर गांव के मुखिया से बोल रहा होता है कि हमारे पास पहले से ही खाने को बहुत कम है। तब वो मुखिया कहता है कि तुम क्या करते हो, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जगुआर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और मदद मांगने लगता है, लेकिन वो मुखिया चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो जो लेडीज पहाड़ों पर गिरी थी वो कोई और नहीं बल्कि जगुआर की ही माँ थी, जिसे डैन बचाकर लेकर आया था। जगुआर डैन को शुक्रिया कहता है। तभी डैन कहता है, सब कुछ ठीक तो है? क्या यहाँ पर कुछ परेशानी है? तभी जगुआर कहता है कि हम खेती का काम करते हैं, जो खेत हमारा नहीं है हम उसमें काम करते हैं। हमें एक हिस्सा जमींदार को देना होता है और दूसरा मुखिया को, जिसमें हमारे पास कुछ नहीं बचता। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यह भी जगुआर कहता है कि हमारे पास ना तो कमाकर खाने के लिए कुछ, ना अधिकार और ना ही आवाज़।
दोनों के बीच बातचीत होती है जहां डैन उसको मदद करने का आश्वासन देता है और बदले में यगुआर उसे धन्यवाद कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं योए राविन को अपनी पीठ पर कैरी किए हुए एक नदी किनारे ले आता है। राविन वहां पर आकर अपना मुंह धोता है, हताश होकर लकड़ी पर बैठ जाता है। वो बताता है कि जब वो जंगल में भाग रहा था तो उसे बॉम्ब की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ उसे वापस से यूनिवर्सिटी की मेमोरीज़ में ले गई जहां उसका दोस्त मर गया था और उसकी आंखों के सामने वो अपने दोस्त को मरते हुए देखकर बचा भी नहीं पाया। मैं उस दिन को भूल नहीं पाया हूँ। मैं गिल्टी फील करता हूँ कि मेरा दोस्त मर गया और मैं सरवाइव कर गया। तभी योए उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम पास्ट को बदल नहीं सकते हो, सिर्फ उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। तुम्हें वो करना होगा जो तुमने अपने दोस्त से कहा था। तुम्हें वो काम करना होगा जो करने का चांस उसे नहीं मिला। तभी राविन कहता है, तुम स्मोक क्यों करते हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा है जो तुम बता नहीं रहे हो? तभी योए कहता है, मैंने अपने बहुत से कैमरेड दोस्तों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। अब तो ये नॉर्मल सा हो गया है। किसी दिन मेरी भी बारी आएगी, इसीलिए मैं स्मोक करता हूँ। ये धुआं मुझे एहसास दिलाता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। योए की बात सुनकर राविन कहता है, तुम बहाने बना रहे हो, सिर्फ दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा कूल हो। तभी योए जवाब देते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें कूल लगा? अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स जंगल की सैर पर आए होते हैं ताकि वो गांव के लोगों को अपने साथ मिला सके। तभी राविन कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? इसके जवाब में यगुआर कहता है कि बहुत सी फैमिली यहाँ पर अपना भोजन तलाशने के लिए आती हैं, हम उनके साथ यहीं पर मिल सकते हैं। राविन योए की तरफ देखता है। योए कहता है, जो पूछना चाहो पूछो। तभी राविन कहता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या हम एक ट्रिप पर आए हैं? तभी योए कहता है, ये ट्रिप नहीं है। तुम्हें किसने कहा ये ट्रिप है? मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लाया हूँ ताकि तुम काम करना सीख सको। तभी राविन कहता है, मैं जानता था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन क्या हमें कोई ज्वाइन करना चाहेगा जिनके पास खाने को भी कुछ अच्छा ना हो? दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आ जाता है और वो राविन का हाथ पकड़कर चिल्लाने लगता है, मेरा बेटा, मेरा बेटा। और यहीं पर हमारा ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।